मैं लाहौर का एक मशहूर सुनार था। दूर दूर से लोग मेरे पास जेवर बनवाने आते थे। एक बार एक लड़की मेरी दुकान पर जेवर बनवाने के लिए आई और अपनी पसंद की अंगूठी दिखाकर ऑर्डर दे गई। मैं उसका इंतजार करता रहा, महीनों गुजर गए लेकिन वो लेने के लिए नहीं आई। फिर एक दिन वो लड़की मेरे रात को ख्वाब में आई और कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर अगले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम अली है। मेरी इस कहानी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे कभी ऐसे मोड़ पर भी लेकर चली जाएगी जहां से मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला बदलना पड़ेगा। बचपन से ही हमने बड़ी गरीबी देखी थी। मैं लगभग 10 साल का था जब सिलेंडर फटने से हमारे घर में आग लग गई थी। जो बचा कुछ था वो भी सब जलकर राख हो गया था। हमारी गरीबी और ज्यादा बढ़ गई थी। मेरी फैमिली में मेरे 3 भाई और 2 बहनें थी, लेकिन शायद हम सभी भाइयों की किस्मत एक जैसी है। हम तीनों भाई मिलकर घर की किस्मत नहीं बदल सके। ये बचपन के दिन बड़े ही गरीबी में गुजरे थे। मेरे बाप को इसी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक होने से इनकी मौत हो गई थी। अब हमारे सर से बाप का साया भी उठ चुका था। इन दिनों मुझे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी थी। मुझे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। दोनों बड़े भैया बहुत सीधे थे। हम तीनों भाइयों ने इतनी ज्यादा परेशानियां देखी थी कि हमारा अपने रिश्तेदारों पर से भी भरोसा उठ गया था। बड़े भैया शादीशुदा थे जबकि छोटे कुंवारे थे और मैं तो तब सिर्फ 10 साल का ही था। बड़े भैया तो 15,000 रुपए महीना कमाते थे। इनकी कमाई से ही हमारा खर्च होता था। बाकी हम दोनों छोटे भाई कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि बाबा के होते हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ मुझे हमेशा सिखाती अपने घर और अपने घर वालों की हिफाजत की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है। वो भी बदलती हुई जिंदगी के साथ साथ बड़े भैया बाबा के मरने के बाद घर की परेशानियां देखते हुए भाभी और बच्चों को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। अब हम 2 भाई बचे थे। इसके बाद मेरे बीच वाले भैया ने भी अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर ली और वो भी बड़े भैया की तरह अपनी बीवी को लेकर अलग घर में रहने के लिए चले गए। अब सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता था। मैं इनको अकेला नहीं करना चाहता था। मैंने देख लिया था कि किस तरह से अपने बदल जाते हैं। मैं दुनिया के रंगों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया था। शायद यही वो वक्त होता है जब हम अपने और गैर में फर्क देख लेते हैं। माँ मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि ये दुनिया बहुत बुरी है। मैंने हमेशा अपनी माँ का कहना माना था। मैं दुनिया की इन सब मतलबी बातों से बहुत अनजान था। अभी तो मेरी उम्र खेल कूद करने वाली थी। अभी तो मैं ठीक से जवान भी नहीं हुआ था, इसलिए मेरी माँ मुझे छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें सिखाने लगी थी। और फिर अपने भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर भी मैंने सीख पकड़ ली थी कि जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए। इन जिम्मेदारियों की वजह से कभी कभी हमारे अपने हमसे अलग हो जाते हैं। हमारे भाइयों ने हमारा हाल चाल पूछना भी बंद कर दिया था। मेरी माँ कहती थी कि तुम हम माँ बेटियों का अकेला सहारा हो। भाइयों से तो हमने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरे बाबा का खानदान बहुत बड़ा था। इनके होने तक तो सब लोग अपने थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सब अलग होते चले गए। मेरी माँ का मायके काफी बड़ा था, लेकिन जब हम लोगों पर गरीबी और दुखों के पहाड़ टूट पड़े तो मेरी माँ के मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया। इस आग वाले हादसे के बाद और भाई या भाभी के घर छोड़ जाने के बाद किसी ने हमारा हाल चाल नहीं पूछा। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन ने सिलाई की और छोटी बहन ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इसी तरह से हमारे घर का खर्च होने लगा था। अब मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मैंने एक छोटी सी कपड़ों की शॉप खोली। मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा था। मेरे बाबा का ख्वाब था कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और इनका नाम रोशन करूं। अब इस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई का तो खर्चा नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने कुछ पैसे जमा किए और अपने घर में ही थोड़ा सा कपड़ा रख लिया और बेचने लगा। बाबा का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं खूब दिल लगाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन जब फीस के लिए पैसे नहीं बचे तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। माँ तो यही चाहती थी कि मैं बाबा का ख्वाब पूरा करूं, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ूं लिखूं। अब शायद यही किस्मत को मंजूर था। जब मैं कपड़े की दुकान पर बैठता तो मेरी रोज की कमाई नहीं होती थी, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ की औरतें ज्यादातर महंगे कपड़े इस्तेमाल करती थीं, इसलिए मेरा कपड़ा ज्यादा बिक नहीं पाता था। अब इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। मेरा टाइम उसी दुकान पर गुजर रहा था। सारा सारा दिन मैं खाली रहता था। कभी कभी कोई औरत आती तो 1-2 मीटर लेकर चली जाती थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लेती थी। मुझे अपने बाबा के साथ बताए हुए पल बहुत याद आने लगे थे। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि न जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। हमारी गरीबी की वजह से हमारे सारे रिश्तेदार हमसे दूर थे। कोई हमें पसंद नहीं करता था, क्योंकि आजकल तो सिर्फ पैसे का ही जमाना है। जिसके पास पैसा होता है उसी के पास अपने
होते हैं और उसी के पास रिश्तेदार भी होते हैं। उधर मेरे दोनों भाइयों की तो ठीक ठाक ही गुजर रही थी, क्योंकि वो अपना कमाते थे और अपनी फैमिली पर लगाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी माँ और बहन भाइयों को भूले हुए थे। मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीद थी। इन्हें नहीं पता था कि एक दिन इनके अपने दोनों बेटे बदल जाएंगे कि कभी अपनी माँ को पलट कर ही नहीं देखेंगे। बाबा के सामने तो किसी भाई की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि तेज आवाज में भी बात कर सकें, लेकिन आज वो दोनों अपनी फैमिली के साथ अलग हो गए थे। इन्हें हम लोगों की कोई फिक्र नहीं थी कि हम लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। एक वो टाइम था और एक ये टाइम है जब हमारा कोई अपना नहीं। बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो दोनों बहुत मेहनत करती थी। फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं कहीं बाहर जाता नौकरी ढूंढने के लिए तो मेरी उम्र देखते हुए मुझे काम नहीं दिया जाता था। अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। इस तरह से तो कुछ दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे और घर का खर्च भी बस बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिलहाल मजबूर होकर मुझे कुछ करना पड़ा। मेरे एक दोस्त के बाबा की ज्वेलरी की दुकान थी। मैं इनकी दुकान पर चला गया और मैंने इनसे बहुत दरखास्त की कि वो मुझे नौकरी पर रख लें। अगर वो मुझे कम पैसे देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि काम ना मिलने से तो अच्छा था कि कम पैसे ही आ जाएं। फिलहाल मेरे दोस्त के बाबा ने मुझे सामान लाने ले जाने के लिए रख लिया था। वो मेरा पहला दिन था जब मैं पहली बार काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकला था। उस दिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो मुझे गले लगाकर रो रही थी। मैं जब रास्ते में जा रहा था तो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरे बाबा का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, मैं बड़ा इंसान नहीं बन सकूंगा। मेरे पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे नहीं, मैं बिना पढ़े लिखे अमीर आदमी कैसे बनूंगा, जबकि मुझे तो कोई नौकरी तक देने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मेरे हाथ आई थी। मैं खूब मेहनत करके काम करूंगा और अपने घर के हालात बेहतर करूंगा। आज बाबा के साथ साथ मेरा ख्वाब भी टूट गया था। मेरी बचपन से लेकर सारी मेहनत बेकार चली गई थी। मेरा दोस्त तो अभी भी पढ़ रहा था और मैं उसी की बाबा की दुकान पर नौकरी करने के लिए जा रहा था। अब मुझे यहीं से शुरुआत करनी थी, जिस काम का मुझे इल्म भी नहीं था और ना ही कुछ पता था कि इस उम्र में मुझे किस किस परेशानी को देखना पड़ेगा। मैं जब ज्वेलरी शॉप पर गया तो वहां पर मुझे सिर्फ कुछ सामान लाना या ले जाने का भी काम दिया गया था। बाकी मैं सारा दिन खाली बैठा रहता था। वहां का मालिक मुझे दिन के 100 रुपए दे दिया करता था। मैं वही पैसे अपनी माँ के हाथ पर रख देता और उसी से मेरी माँ घर का खर्च करने लगी थी। इसी तरह दिन गुजरते चले जा रहे थे। ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करते हुए मुझे 5 साल हो गए थे। मेरी दुकान पर ज्वेलरी की डिजाइनिंग भी की जाती थी। वहां पर डिजाइनिंग की जा रही थी, उसको मैं गौर गौर से देखा करता था। मैं हर किसी इंसान के काम को अपनी आंखों में बसा रहा था। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। सारे काम को धीरे धीरे अपने दिमाग में लेता और सब कुछ समझता चला जा रहा था। दिन में 100 रुपए की मजदूरी से मेरे 400 रुपए दिन की मजदूरी हो गई थी और मैं 18 साल का हो गया था। फिर एक दिन दुकान के मालिक बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि ज्वेलरी के डिजाइन को लेकर मालिक के पास बहुत शिकायतें आने लगी थी। क्योंकि मार्केट में फैंसी चीजों की डिमांड थी, ज्वेलरी के डिजाइन काफी पुराने टाइप के बनने लगे थे। एक दिन मेरे मालिक से जिद की कि मैं ज्वेलरी का डिजाइन तैयार करूंगा। मालिक को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे डिजाइन बनाने से मना किया, लेकिन मैंने खुद अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया तो वो मालिक को बहुत पसंद आया था। मैंने खूब मेहनत की और इसके बाद मालिक को अपने नए नए डिजाइन बनाकर दिखाए। मालिक को मेरा काम बहुत पसंद आने लगा था। इसी तरह से मालिक ने धीरे धीरे मुझसे खुश होकर मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। हमारे घर के हालात काफी बेहतर होते चले जा रहे थे। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मेरी सैलरी अब 60,000 रुपए महीना हो गई थी। अब मेरी बहनों को भी काम करने की जरूरत नहीं होती थी। मैं अपने पैसे ले जाकर अपनी माँ को देता। मेरी माँ ने मेरी बहनों का जहेज इकट्ठा किया। दोनों बहनों की उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए मेरी माँ ने अच्छा सा रिश्ता देकर दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी। अब जब मैं घर आता तो माँ मुझे देखकर बहुत खुश होती थी। इनकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती थी। ऐसा लगता था मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। इतने सालों से जो मैं काम कर रहा था, आज उसी काम ने मेरे घर के हालात बेहतर कर दिए थे। मालिक की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्होंने दुकान का सारा काम मेरे कंधों पर डाल दिया था। मेरा दोस्त तो पढ़ने के लिए लंदन चला गया था, क्योंकि इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही थी और मैं 25 साल का हो गया था। मेरी दोनों बहनें भी अपने अपने ससुराल में बहुत खुश थी। 10 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र का ये सफर बहुत मेहनत वाला रहा था। एक दिन अचानक मालिक की मौत हो गई। मेरा दोस्त मालिक का इकलौता बेटा था। उनकी बीवी भी इस दुनिया में नहीं थी। मेरे दोस्त ने आकर अपने बाबा की दुकान संभाली थी। मैंने भी कुछ पैसे जमा किए और एक दुकान किराए पर ली और इसमें अपनी अलग शॉप खोली। मैंने अपनी शॉप पर अपने बनाए हुए डिजाइन की ज्वेलरी बेचना शुरू की। मेरी शॉप इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आने लगे थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से
से बदल कर रह गई थी और हमारी जिंदगी में खुशियां वापस लौट कर आ गई थी। मैंने अपनी उस किराए की दुकान को भी खरीद लिया। इसके बाद 3 मकान और खरीद लिए। मैं बहुत बड़ा सुनार बन गया जिसका शहर में सबसे ज्यादा नाम था। लोगों का कहना था कि मेरी दुकान पर अच्छे डिजाइन और कम रेट में अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। अब मैंने भारी ज्वेलरी बनाना शुरू कर दी क्योंकि शादी के मौके पर ज्यादातर दुल्हन की ही ज्वेलरी की डिमांड की जाती थी, इसलिए मेरे पास सादा और भारी दोनों टाइप की ज्वेलरी बनना शुरू हो गई थी। मेरे इस काम में मुझे बहुत मुनाफा था। लोग ऑर्डर बनवाते और मुंह मांगी कीमत मुझे देकर चले जाते। मेरे काम के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। अमीर अमीर खानदानों की औरतें जो लाखों करोड़ों के कपड़े खरीदती थी, वो भी मेरे पास अपनी शादी या फिर फंक्शन में पहनने के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए आती थी। इसी तरह से मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा था। मेरे कारोबार बढ़ते ही चले जा रहे थे। हमारे बुरे हालात वाले दिन भी अब खत्म हो गए थे। मेरे बाबा का पढ़ाई वाला ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका था, लेकिन एक ख्वाब था जो मैंने कर दिया था। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, मेरा भी नाम हो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। ऐसा तो हो गया था क्योंकि मैं एक कामयाब इंसान बन गया था और सारे शहर में मेरे ही चर्चे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेरे साथ राब्ता कर लिया था और इन्हीं कंपनियों में मेरी बनाई हुई ज्वेलरी जाने लगी थी। अब मैंने भी ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया और अपने शोरूम की 2-3 शहर में अलग अलग ब्रांचेस भी बना ली। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पास नौकरी पर भी रख लिया था। मैं सिर्फ डिजाइनिंग किया करता था, बाकी का सारा काम मेरे नौकर देख लिया करते थे। त्योहार हो या कोई फंक्शन, हर वक्त 24 घंटे मेरे शोरूम में कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। अब मेरे पास इतना पैसा आ गया था कि मैं त्योहार पर अपनी बहनों के घर ढेर ढेर सारा सामान भेजा करता था। मेरी बहनें जो कि अपने ससुराल में बड़ी इज्जत के साथ रहती थी, अब बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि इनके शौहर भी इनकी इज्जत और भी ज्यादा करने लगे थे। मेरे भाइयों ने भी अब हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मेरे भैया होने के साथ साथ मेरी माँ के बेटे भी थे। वो हमारे घर में आते थे, कोई बात नहीं। मेरे पास बहुत सारी जायदाद हो गई थी। जो खुशी मैं अब अपनी माँ और बहनों को देना चाहता था, वो खुशी अब इन्हें मिलने लगी थी। लेकिन अब मेरी माँ की चाह थी कि वो मेरी शादी करना चाहती थी। माँ अब हमेशा मुझसे शादी करने की जिद करने लगी थी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा था कि मैं काम को और आगे तक लेकर जाऊं, लेकिन माँ ने कहा कि बस मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूंगी, तुम मुझे लड़की ढूंढने की इजाजत दे दो। पर मैं तो अभी और आगे तक जाना चाहता था, इसलिए हर बार अपनी माँ को मना कर दिया करता था। एक दिन माँ ने मुझसे बहुत जिद की और वो कहने लगी कि मैं अब इस घर में अकेली रहने लगी हूँ, बेटियों की भी शादी हो गई है, मैं बड़ी बहू को इस घर में लाना नहीं चाहती क्योंकि जिन्होंने हमारा परेशानी के वक्त में साथ नहीं दिया, इनसे अब हमारी दूरी ही बेहतर है। मैं अब अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। इसके बाद माँ ने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सारी जिंदगी अकेले गुजार सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए कैसे मान सकता था। मैं ऐसे लोगों से हरगिज रिश्ता नहीं रखना चाहता था जिन्होंने परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया। माँ ने बताया कि तुम्हारी बड़ी भाभी की एक छोटी बहन भी है जो कि तुम्हारी ही उम्र की है। जब तुम्हारे भैया की शादी हुई थी तभी तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी भाभी की छोटी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था और अब तुम्हारी भाभी और इसके मायके वाले चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी की छोटी बहन के साथ कर दी जाए। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था क्योंकि भाभी ही लड़ झगड़ कर मेरे भैया को अपने साथ लेकर चली गई थी। अगर इनकी छोटी बहन हमारे घर में आ गई तो वो भी मेरी माँ को मुझसे अलग करवा कर ही रहेगी। मैंने माँ से कहा, माँ वो बचपन की बात थी और बचपन के साथ ही खत्म हो गई। मैं आज तक अपने भैया भाभी को माफ नहीं कर सका, तो फिर इनकी साली को अपनी बीवी कैसे बना सकता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा ये रिश्ता तुम्हारे बाबा ने तय किया था क्योंकि इन्हें तुम्हारी भाभी और इसकी छोटी बहन दोनों ही पसंद आ गई थी। क्योंकि तुम्हारी भाभी की छोटी बहन तुम्हारी उम्र की ही थी, इसलिए तुम्हारे बाबा जी ने रिश्ता तय कर दिया था। वो लड़की ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन समझदार बहुत है। उसने तुम्हारे बाबा के सामने कुछ ऐसा किया था, उसकी समझदारी देखते हुए तुम्हारे बाबा ने रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। मैंने माँ से कहा, जो भी बात थी, लेकिन मैं वहाँ पर शादी नहीं करूंगा। जिस औरत ने मेरे भैया को इसकी माँ से अलग कर दिया, उसकी बहन से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। वैसे भी आज तक कभी भैया या भाभी में से किसी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि शायद इसकी वजह हमारी गरीबी थी और अब जब
जब से हम लोग अमीर हो गए तब से ही भाभी ने अपनी बहन के रिश्ते के बारे में माँ से कहना शुरू कर दिया, पर मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था। मेरे मना करने की वजह से माँ ने भाभी से भी रिश्ते के लिए इनकार ही कर दिया। मैंने आज तक भाभी की बहन को कभी नहीं देखा था, वो कैसे दिखती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो लड़की कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती। अब जब हमारे घर के हालात बदल गए थे तो भाभी के मायके वाले और भाभी अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर देना चाहती है, पर इस बार मैंने शादी से इनकार कर दिया था। फिर माँ ने मेरा रिश्ता एक और जगह पर पक्का कर दिया। अभी सिर्फ माँ ने इस लड़की को देखा ही था, माँ को वो लड़की पसंद आ गई थी। पुरानी बातों को मैं भूल जाना चाहता था और मैं भूल ही गया था। फिर एक दिन मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, तभी एक लड़की मेरी शॉप पर आई। वो लड़की एक हैंडसम और स्मार्ट लड़के के साथ मेरी शॉप पर आई थी। वैसे मुझे ये काम करते हुए इतने साल हो गए थे, लेकिन आज तक मेरा किसी लड़की पर ध्यान नहीं गया था। पर न जाने क्यों मुझे ये लड़की दिखी दिखी सी लग रही थी और मेरी नजरें इस पर से हट नहीं रही थी। अचानक उस लड़के ने मुझसे कहा कि हम आपके पास ऑर्डर देने के लिए आए हैं। मेरी नजर फिर से उस लड़की की तरफ चली गई। न जाने क्यों मेरी नजरें इस लड़की की तरफ हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी उसके साथ वाले लड़के ने कहा कि मेरी होने वाली बीवी आपको एक डिजाइन दिखाना चाहती है, आपको इसी डिजाइन की अंगूठी तैयार करनी है। इस लड़की ने मेरी तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, मुझे इस डिजाइन की अंगूठी चाहिए। इस लड़की के चेहरे से साफ पता चल रहा था वो काफी परेशान है। खैर वो लड़का इतना स्मार्ट और खूबसूरत था, फिर भी इस लड़की का मूड ठीक नहीं था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। ये लड़की उस लड़के के साथ शॉपिंग करने आई है तो फिर अपनी मर्जी से आई होगी। फिर इस लड़की का मूड क्यों खराब लग रहा था? मेरे दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे, पर मैं बिना कुछ सोचे ये अंगूठी तैयार करने के लिए राजी हो गया था। और उस दिन मेरे पास शोरूम पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, सभी लोग किसी न किसी वजह से छुट्टी पर थे। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि हमें ये अंगूठी कल तक चाहिए, परसों हम दोनों की शादी है। मैंने कहा लेकिन सर ये बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको लगभग 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उस लड़की ने बहुत जिद की और कहा कि ये मेरी बीवी की पसंद है और हमारी शादी परसों ही है, इसलिए मुझे ये चाहिए। अगर आपको हो तो मैं आपको मुंह मांग की रकम देने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे इनका ये ऑर्डर लेना ही पड़ा। इस लड़की ने मुझे एडवांस दिया और वो दोनों वहां से चले गए। पर न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने उस लड़की का मासूम चेहरा घूम रहा था, जैसे कि उस लड़की को मुझसे कोई शिकायत हो। न जाने वो मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देख रही थी और मेरी नजरें भी उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। फिर मैं सारी रात बैठकर उस डिजाइन को बनाने लगा। मुझे लगभग सुबह के 7 बज गए थे इसको पूरा करने में, और न जाने क्यों इतनी जल्दी मुझसे वो अंगूठी तैयार हो गई थी। पहले कभी मैंने इतनी जल्दी एक तैयार नहीं किया था। शायद ये लड़की बहुत किस्मत वाली होगी, इसलिए तो मेरे हाथ इतनी तेज चलने लगे। और उसी वक्त फिर से मुझे इसका वही मूड खराब होने वाली बात याद आ गई। इतना खूबसूरत शौहर होने के बावजूद भी न जाने क्यों इसका मूड खराब हो रहा था। और फिर वो लड़का खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी था। उसकी पसंद की अंगूठी उसे बनवा कर दे रहा था, फिर भी मुझे उसके मूड के बारे में सोच सोच कर अफसोस हो रहा था। न जाने वो इतनी उदास क्यों थी। मैं बहुत देर तक अपनी शॉप पर खामोश बैठा रहा, फिर अपने आप को समझाने लगा कि वो तो सिर्फ मेरी कस्टमर है और मैं अपने कस्टमर के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे इसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है। इसके बाद मैं सुबह के वक्त पर अपने घर आ गया था। मुझे सारी रात जागते हुए गुजर गई थी, इसलिए सोए हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक एक ख्वाब देखा और वो लड़की मुझे मेरे ख्वाब में नजर आने लगी। वो लड़की ख्वाब में मुझसे शिकायत कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे आज भी याद आते हो। ये सब देखकर मुझे नींद में बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं घबराकर उठकर खड़ा हो गया, सोचने लगा कि मेरा इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने तो इस लड़की का ऑर्डर तैयार कर दिया, लेकिन न जाने इस लड़की को मुझसे इतनी शिकायत क्यों है और वो मुझे कैसे जानती है। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा होता है, जिस बात को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं वही सब ख्वाब में भी आने लगता है। मैं यही सब सोचकर रिलैक्स महसूस करने लगा और इसके बाद मैं दोबारा सो गया था। मुझे सोते हुए पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई। अब तो शॉप बंद करने का वक्त हो गया था और मेरे वर्कर ने शॉप बंद कर दी होगी। मैं घर में ही रहा। फिर अगले दिन जब मैं शॉप पर गया तो मैंने सारा दिन उस लड़की का इंतजार किया कि आज वो लड़की या फिर उसका शौहर ये अंगूठी लेने के लिए जरूर आए होंगे, क्योंकि उस लड़के के मुताबिक मुझे यही पता था कि इन दोनों की शादी आज थी। वो लड़का पहले मुझे एडवांस देकर चला गया था। सारा दिन मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन वो अंगूठी लेने के लिए कोई नहीं आया। मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था, न जाने ऐसी क्या वजह रही होगी जो वो अंगूठी लेने के लिए कोई नहीं आया।
आया और फिर इसके बाद 2-3 दिन और गुजर गए, लेकिन फिर भी वो लेने के लिए कोई नहीं आया और इसी तरह से कई महीने गुजर गए और वो अंगूठी अभी भी मैंने इनके लिए संभाल कर रखी हुई थी। लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। माँ अब जल्द अज जल्द मेरी शादी करवाना चाहती थी क्योंकि मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था और लड़की वालों को शादी करने की जल्दी हो रही थी और वैसे भी अब देर करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैंने भी शादी से इनकार नहीं किया। लड़के वालों की तरफ से शादी की तारीख भी आ गई थी, लेकिन शादी के लिए मेरी माँ हमारे सारे रिश्तेदारों को मेरी शादी पे बुलवाना चाहती थी। मैंने ये फैसला तो माँ पर ही छोड़ दिया था कि वो जिसे चाहे बुला सकती है। मेरी दोनों बहनों की शादी तो हमने बहुत सादा तरीके से की थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी को धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाना चाह रही थी। भैया भाभी भी मेरी शादी के लिए 1 महीना पहले से ही आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाभी का मूड मुझे बहुत खराब लग रहा था। माँ ने ही भैया भाभी को बुलाया। मेरी माँ की खुशी इसी में थी, इसलिए मैं खामोश रहा था। मैं अपनी माँ की खुशी को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ की एक बात ने मुझे बहुत चौंका दिया था। माँ ने कहा था कि तुम मेरे साथ अपने भैया के ससुराल में कार्ड देने के लिए चलना, क्योंकि तुमने तुम्हारा बचपन का किया हुआ रिश्ता उनके बेटी के साथ खत्म कर दिया, तो शायद उनके दिल में हमारे लिए बहुत सारी शिकायतें होंगी। जब हम लोग उनके घर जाएंगे तो वो लोग शायद हमसे सारी शिकायतें खत्म कर देंगे। पर मैं वहां पर माँ के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरी माँ से कहा, आप भाभी को इनके मायके लेकर चली जाओ इनविटेशन देने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी हाल में भाभी के मायके नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं अपने दोनों भाइयों और इनकी बीवियों से भी बात नहीं करता था। मैंने जब माँ से साफ इनकार कर दिया तो माँ और मेरी भाभियां अपने मायके में कार लेकर चली गई और इन लोगों ने खुशी खुशी कार ले लिया। हमारे घर में चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। मेरी बहनें तो मेरी शादी से बहुत खुश थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। मैं दिन में ज्यादातर अपनी शॉप पर ही होता था और सिर्फ रात को ही घर आता था। इन दिनों शॉप पर भीड़ रहने लगी थी। अचानक ही मुझे किसी काम से घर आना पड़ गया। तभी मैंने देखा कि हमारे घर में लड़कियों का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। वो सारी बहन की दोस्तें और कुछ उनकी बहनें थी। मेरी दोनों बहनों ने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था और फ्रेंड्स की बहनों को भी इनवाइट किया था और आसपास मोहल्ले की भी लड़कियों को इनवाइट किया गया था। मुझे देखते ही वो लोग मुझे मुबारकबाद बोलने लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर एक तरफ एक लड़की पर गई जो एक साइड पर बैठी हुई थी और बड़ी खामोश लग रही थी। मेरा ध्यान पहले तो उस लड़की की तरफ नहीं गया, पर जब मेरी बहन ने उस लड़की से कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो, जब से आई हो यहाँ पर अकेली ही बैठी हो, चलो हमारे साथ एंजॉय करो, तो मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ गया। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने देखा कि ये तो वही लड़की थी जो मुझे अंगूठी का ऑर्डर दे गई थी और अभी तक अपनी अंगूठी लेकर नहीं गई थी। इस लड़की का उदास चेहरा काफी दिनों तक मेरी नजरों से हट नहीं रहा था। इस लड़की के चेहरे ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं भी यही सब सोचते हुए उसे देख ही रहा था, तभी अचानक उस लड़की की नजर भी मुझ पर पड़ गई। मुझे लगा जैसे ही वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश करने लगी थी। मैं भी फौरन अपने कमरे में चला गया और किसी से कोई बात नहीं की और उस लड़की से भी कोई सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। पर अब मेरे दिमाग में उस लड़की की बातें घूमने लगी थी। वो न जाने मेरे ख्वाबों में क्यों आई थी और वो क्यों मुझसे शिकायतें कर रही थी, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो अपनी अंगूठी मेरे पास से क्यों लेकर नहीं गई, जबकि उसने स्पेशल अपने लिए तैयार करवाई थी, जबकि उसका होने वाला शौहर तो मुझे पैसे भी देकर चला गया था। मैं अपने दिमाग में यही सारे सवालों के जवाब सोच रहा था कि इसने कहीं और से बनवा ली होगी या इन्हें अंगूठी चाहिए होगी, जब ही इन्होंने मेरी बनाई हुई अंगूठी का इंतजार नहीं किया होगा और दूसरी जगह से खरीद ली होगी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी और आज भी इतनी उदास क्यों है। और आज भी इस बात को जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मुझे अपना इतना बेचैन होने वाली वजह समझ नहीं आ रही थी। मेरा इस लड़की से ऐसा क्या ताल्लुक था जिस वजह से मैं इसके लिए इतना बेचैन हो रहा था। शायद मुझे इसके ख्वाब में कही हुई बात ने बहुत परेशान किया हुआ था। मैं बहुत देर तक इसे इसकी चीज देने के लिए सोचता रहा, क्योंकि मैं इसकी अंगूठी अपने घर में लेकर आ गया था, लेकिन मेरी इस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं इस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन इससे बात कैसे करूं, मेरे घर इतने सारे लोग मौजूद थे। अचानक ही मेरी कॉल आ गई। मैं अपनी कॉल सुनने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन जब मैं कॉल से फ्री होकर बाहर आया तो वो लड़की गायब हो गई थी और वो मुझे अपने घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से जा चुकी है। मेरी शादी में अभी 2 दिन बाकी थे और घर में ढोलकी का फंक्शन हो रहा था। मेरी बहन और भाभी सारी लड़कियों और
औरतों को घर बुलाकर खूब नाच गाना कर रही थी। मैंने सोचा कि कल अगर वो लड़की हमारे घर आई तो मैं किसी तरह से उसकी अंगूठी उसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके पैसे आए हुए थे, इसलिए मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता था। अगले दिन मैं अपनी शॉप से जल्दी फ्री होकर घर आ गया था। घर में गाना बजाना हो रहा था और कुछ लड़कियां नाच रही थी। सारी लड़कियों को गौर से देखा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मैं अपनी बड़ी बहन को ढूंढने लगा ताकि मैं इनसे इस लड़की के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को इस लड़की से बात करते हुए देखा था। तभी अचानक मुझे माँ नजर आ गई और मैंने माँ से कहा कि मुझे बड़ी बहन से बात करनी है, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। घर में इतना शोर हो रहा था कि मेरी माँ को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैं खुद ही इनको ढूंढने के लिए जाने लगा। तब अचानक मुझे अपने कमरे से कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने कमरे में गया तो सोचा कि वो अंगूठी डब्बी में डाल देता हूँ और बहन से कह दूंगा कि वो अपने हाथ से उस लड़की को दे देंगी। मैंने उस अंगूठी को अपने हाथ में ले लिया और कमरे से बाहर निकल गया। तब अचानक मेरी छोटी भाभी भागती हुई आई और मेरे हाथ से वो डब्बी छीन ली। मैं भाभी से मना कर रहा था, लेकिन भाभी ने जबरदस्ती उस डब्बी को खोलने लगी। कहने लगी, दिखाओ हमें अपनी बीवी के लिए क्या लेकर आए हो। मैं अपनी छोटी भाभी और बड़ी भाभी से ज्यादा बात तो नहीं करता था, लेकिन मैं उनको डब्बी खोलने से मना कर रहा था। मैं लगातार भाभी को मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और डब्बी में अंगूठी देकर खुश होने लगी और कहने लगी, वाह देवर जी, अपनी बीवी के लिए तो बड़ी खूबसूरत अंगूठी बनाकर लेकर आए हो। फिर वो सारे मेहमानों को एक एक करके वो दिखाने लगी। तभी अचानक मेरी बड़ी बहन ने वो भाभी के हाथ से छीन ली और वो कहने लगी कि शायद मेरा भाई भाभी को मुंह दिखाए में गिफ्ट देने वाला है, इसलिए किसी को दिखाना नहीं चाहता होगा, लेकिन आपने तो इसे खोलकर सबके सामने पेश कर दी। मेरी बहन ने जल्दी से उस अंगूठी को मेरे हाथ में दे दी। सब लोग वो देखकर कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत है, लगता है कि इसका डिजाइन अली ने बड़े प्यार से और लगन के साथ बनाया है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं सोच में पड़ गया था कि सच में क्या मैंने इसको बहुत लगन और प्यार के साथ बनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत स्पेशल है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी थी कि मैं क्यों इस लड़की के लिए इतने प्यार और लगन के साथ अंगूठी तैयार करूंगा। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं था और वैसे भी शायद इस लड़की की शादी हो गई है। ये लड़की अपने होने वाले शौहर के साथ मेरी शॉप पर आई थी। न जाने क्यों मेरे दिल में इस लड़की के लिए एहसास उभर कर आ रहे थे। घर के सारे लोग ये अंगूठी देख चुके थे। मैंने सबसे कहा कि आप ही ठीक कह रही हैं, ये मेरे कस्टमर का है, ये मुझे अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। कुछ दिन तक वो कस्टमर लेकर नहीं गई थी, इसलिए अभी तक ये मैंने संभाल कर रखी हुई थी। मेरी आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी, अली तुम्हें मुझसे बात करनी थी, बताओ क्या बात है। आप ही को मैंने बताया कि मुझे आपसे इस लड़की के बारे में पूछना है जिससे आप उस दिन बात कर रही थी। वो लड़की कौन है, आप इस लड़की को कैसे जानती हो। आप ही समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उनको काफी देर तक समझाया और उनको इस लड़की का बताया तो फिर वो समझ गई और उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो मेरे भैया की साली थी जिससे मेरा रिश्ता 10 साल की उम्र में पक्का हो गया था। उसने जब मुझे बताया तो मैं उनकी बात को सुनकर हैरान हो गया था। मुझे पहली बार किसी लड़की को रिजेक्ट करके अफसोस हो रहा था। वो जितनी मासूम और एब्सेंट नजर आ रही थी, शायद वो इस लड़के के साथ शादी करके खुश नहीं थी। क्या पता वो लड़का दिखने में खूबसूरत था, क्योंकि हर इंसान की खूबसूरती से आप उसकी फितरत का अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दिखने में खूबसूरत हो और उसकी फितरत अच्छी ना हो। खैर, अब तो उसकी शादी कर दी होगी और अब तो मेरी भी शादी होने वाली है। अब पुराना टाइम हाथ से निकल चुका था। मैं भी उस लड़की को दिलासा नहीं दे सकता था। आप ही तो ये सारी बात बताकर मुझे जा चुकी थी, लेकिन मैं अभी इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था। आज मेरी हल्दी की रस्म थी। मेहमान आने शुरू हो गए थे और मेरी भाभी के मायके वालों के साथ वो भी हमारे घर पर आई थी। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो वो लड़की हमारे घर आई हुई थी। मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, मेरी उससे नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा, आपकी अंगूठी मेरे पास है, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं आपको दे देता हूँ। अगर बाहर सब लोगों के सामने दूंगा तो कोई हमें गलत समझेगा। वो मेरे साथ मेरे कमरे में चली गई तो मैंने अपनी अलमारी से निकाल कर उसे उसकी अंगूठी दे दी और कहा कि आप अपनी शादी में पहनने के लिए ये क्यों नहीं लेकर गई। ये तो पर्सनली अपनी शादी के लिए बनवाई थी, ये मेरे पास काफी टाइम से रखी हुई थी। अब आप मुझे अपने घर में दिखाई दे गई तो मैंने सोचा कि मैं आपकी अमानत आपको लौटा देता हूँ। वो मुझे देखकर खामोश हो गई और कुछ देर के बाद कहने लगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये मुझे नहीं पहनी और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। आप ये मेरी तरफ से अपनी बीवी को गिफ्ट कर देना। मैंने कहा
नहीं, आपके शौहर ने आपकी डिमांड पर मुझसे डिजाइन करवाया था, ये आपकी पसंद की है, आपके शौहर ने मुझे इसके पैसे भी दिए हैं, मैं ये अपने पास कैसे रख सकता हूँ। तो वो रोने लगी और कहने लगी वो लड़का मेरा शौहर नहीं है। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तो फिर वो आपको अपनी होने वाली बीवी क्यों कह रहा था। उस लड़की ने बताया कि मेरी शादी उस लड़के के साथ होने वाली थी, पर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है, आपकी शादी को तो 2 दिन रह गए थे, आपने अपनी शादी से 2 दिन पहले शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया। तो वो कहने लगी बस मुझे वो लड़का पसंद नहीं था और ना ही मुझे इससे शादी करनी थी। ये सब सुनकर तो मैं चौंक गया था, क्योंकि उस लड़के के अंदर ना तो कोई कमी थी और ना ही वो दिखने में बुरा लग रहा था, बल्कि वो तो स्मार्ट था और अपनी होने वाली बीवी की डिमांड पर बनवा रहा था। मैंने कहा कि क्या उस लड़के में कोई कमी थी या फिर वो आपको परेशान करता था जिस वजह से आपने इससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। तो वो लड़की कहने लगी नहीं, उस लड़के में ना ही तो कोई खराबी थी और ना ही वो मुझे किसी तरह से परेशान करता था। मैंने उस लड़के से कहा क्या मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की। ये जो भी मसले थे वो हमारी फैमिली वालों के बीच थे, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की। तो वो लड़की रोने लगी और कहने लगी बस मुझे शादी नहीं करनी उस लड़के के साथ, मुझे तो किसी और के साथ शादी करनी थी। मैंने कहा तो आप उस लड़के के बारे में अपने वालिदैन को बता दो। तो वो बोली मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी, मैं सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार दूंगी। मैंने कहा ऐसे अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जाती और मैंने सुना है कि हम दोनों का बचपन से रिश्ता हुआ था, इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी ये बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उससे रोता हुआ देखकर अचानक मेरा दिल दुखने लगा था, अचानक मैं उसके लिए परेशान होने लगा। न जाने क्यों उसे रोता हुआ देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने तसल्ली दी और उसके आंसू साफ किए। मैंने पूछा आप रो क्यों रही हो, आपके रोने की वजह क्या है और आप शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो उसने बताया कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो लड़का आप हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही पक्का हो गया था, इसलिए मेरी आंखों में आपके लिए ख्वाब सजे हुए हैं। पर मेरी आपी जो आपके घर में गरीबी की वजह से परेशान रहती थी, इनको परेशान रहते हुए देखकर मेरे वालिदैन ने यही फैसला ले लिया था कि जब इनकी छोटी बेटी जवान होगी तब वो मेरी शादी आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि जिस घर में इनकी बड़ी बेटी परेशान रह रही है वो उसी घर में अपनी छोटी बेटी को नहीं भेजना चाहते। लेकिन मैं तो आपसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने हर बार अपने वालिदैन को आपके लिए राजी करने की बहुत कोशिश की। जब मेरा कोई रिश्ता आता तो मैं हर बार आपके लिए ही जिद किया करती थी और दिन रात आपकी गरीबी खत्म होने की दुआ करती रहती थी। फिर जब आपके घर के हालात बेहतर हो गए तो आपकी भाभी और मेरी आपी ने कहा कि वो अपनी सास से दोबारा से हम दोनों के रिश्ते की बात करेंगी, पर शायद ऐसा होना मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। इसलिए जब आपकी माँ ने हम दोनों की रिश्ते के लिए आपसे बात की तो आपने हम दोनों के रिश्ते से इंकार कर दिया और अब मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि अब जब मेरे वालिदैन हमारे रिश्ते के लिए मान गए थे तो आप राजी नहीं हुए। और फिर मैंने अपने वालिदैन से कहा कि आप जहाँ चाहे मेरा रिश्ता तय कर सकते हो। मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता मेरे भैया के दोस्त के साथ तय कर दिया था, जो कि बहुत स्मार्ट और अमीर था। इस लड़के में कोई कमी नहीं थी, मेरे बाबा ने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लिया था, क्योंकि इस लड़के में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और ये रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। पर जब वो मुझे आपकी शॉप पर लेकर गया तो मुझे हम दोनों का बचपन वाला रिश्ता फिर से याद आ गया। हम दोनों ने अपना बचपन तो अनजान बनकर गुजार दिया, क्योंकि हमारी फैमिली में हम दोनों के रिश्ते की बातें होती थी और इसी वजह से मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत जागती रहती थी। लेकिन जब मेरी शादी का टाइम आया तो मैंने शादी से इनकार कर दिया और कह दिया कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं। मैंने ठान लिया था कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं कहीं भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक आपकी शादी हो नहीं जाती मुझे तब तक एक उम्मीद है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं भी शादी कर लूंगी। इस लड़की की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मुझसे 1000 गुना बेहतर लड़के के अंदर कमी निकाल कर उसने अपनी शादी से इंकार कर दिया और मैंने अपनी भाभी की नाराजगी इस बेचारी मासूम लड़की पर निकाल दी। एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा कि वो अभी भी मेरे दिल में अपनी बचपन वाली मोहब्बत को जगाए बैठी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं तुम्हारी उम्मीद को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तो आपको बचपन से प्यार करती हूँ, इसलिए शादी से कभी इंकार नहीं करूंगी। आप मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी फैमिली की वजह से परेशान होकर अपना गुस्सा तुमसे रिश्ता खत्म करके निकाल रहा था। पर वो कहने लगी कि आपकी तो शादी होने वाली है, फिर उस लड़की का क्या होगा। मैंने कहा, तुम उसके लिए परेशान मत हो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बस मैं
तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और हम अपने वालिदैन के किए हुए रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। मैंने अपनी माँ से कहा मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है जहाँ पर मेरी शादी होने वाली है, वहां से आप इनकार कर दो। मेरा ये फैसला सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी और माँ से ज्यादा खुश तो मेरी भाभी हुई थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बदलने से भाभी भी यही चाहती थी कि इनकी बहन की शादी मेरे साथ हो जाए। माँ और भाभी ने मिलकर लड़की वालों से माफी मांग ली थी और वहां से मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी उसी दिन हुई और उस लड़की के साथ नहीं जिससे शादी होने वाली थी, बल्कि उसके साथ जो मुझे बचपन से प्यार करती थी। अब मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो मेरी अमीरी से मुझे प्यार नहीं करती थी, बल्कि बचपन से ही मुझे चाहती थी। मेरी बीवी को मुझसे कोई लालच नहीं था। अगर उसे लालच होता तो वो मुझसे भी ज्यादा अमीर लड़के को कभी रिजेक्ट नहीं करती। मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ और मेरे भैया भाभी भी हमारे घर में आकर रहने लगे हैं। अब हम सब लोग एक साथ रहते हैं और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।